अच्छा, हम बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ एनसेड्स के हवाले से नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के इफेक्ट्स ये काम कैसे करती हैं। तो एंटी इंफ्लेमेटरी जो इफेक्ट है, जो इन्फ्लामेशन को ये खत्म कर रही थी, वो कैसे खत्म कर रही थी? ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम दैट प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडीन एच सिंथेज। ये प्रोस्टाग्लैंडीन एच सिंथेज एक एंजाइम है जो साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे मैंने आप लोगों को बताई ना, जिसके अंदर कॉक्स टू और कॉक्स वन का तस्करा था, जिसमें से ये मीडिएटर्स बन रहे थे। उन मीडिएटर्स प्रोस्टाग्लैंडीन के मेजर प्रोस्टाग्लैंडीन को बनाने के लिए प्रोस्टाग्लैंडीन एच सिंथेज एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो ये इफेक्ट या ये दवाइयाँ आके इस एंजाइम को की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देती है या इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन इच सिंथेज एंजाइम अवेलेबल ही नहीं होगा तो एरिकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन फिर नहीं बन सकता, उसकी कन्वर्जन इसमें फिर नहीं हो सकती। क्योंकि हम सबको ये पता है, आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्रिप्स साइकिल पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा होगा, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है, वगैरह वगैरह, पेंटोस फास्फेट पाथवे पढ़ा होगा या पढ़ लेंगे। तो हर प्रोसेस को, हर स्टेप को करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है, कोफैक्टर्स की जरूरत होती है। तो अगर साथ में एंजाइम के साथ कोफैक्टर ना हो फिर भी वो सही तरीके से काम नहीं कर सकता, अगर एंजाइम खुद ना हो फिर तो कर ही नहीं सकता। तो इसलिए ये दवाई आके इस एंजाइम को इफेक्ट करती है, इसको उड़ा देती है, इसको वहां से इनहिबिट कर देती है, खत्म कर देती है। तो उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन फिर एरिकिडोनिक एसिड से कन्वर्ट नहीं होता, नहीं बनता, ना ही थ्रोम्बोक्सेन बनता है, ना ही प्रोस्टासाइक्लिन बनता है। इसीलिए फिर इन्फ्लामेशन के अलामत खत्म हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन सबसाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट इस तरह आता है। अच्छा, फिर इसमें कुछ दवाइयां हैं जो कॉक्स वन और कॉक्स टू के पाथवे को इरिवर्सिबली इनएक्टिव कर देती है, स्पेशली ज्यादा डोज पे। तो ऐसी दवाइयों का हमें पता होना चाहिए। अगर कोई बंदा एस्प्रिन की दवाई नहीं है, ये डिस्प्रिन की दवाई जो है, एस्प्रिन डिस्प्रिन, ये दवाई अगर कोई बंदा थोड़ी सी ज्यादा डोज में ले ले तो फिर ये जानलेवा भी साबित हो सकती है, स्पेशली बच्चों के अंदर। इसलिए बच्चों के अंदर इसको भी हम मना भी करते हैं, क्योंकि ये ब्लड को भी थिन ज्यादा कर देती है, बहुत ज्यादा ब्लड थिनर भी है। ये आके जो एंजाइम्स होते हैं कॉक्सन और कॉक्स टू पाथवे के अंदर, और जिससे स्पेशली प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, उनके साथ ये अटैच हो जाती है, उसको इनएक्टिव कर देती है। जब तक ये वहां पे मौजूद होगा वो ब्लॉक होंगे, तो ब्लड भी थिन होता जाएगा। अलामात खैर फीवर वगैरह तो सबसाइड हो जाएंगे, लेकिन जो, चूंकि ये एक नॉन सिलेक्टिव एसिड ग्रुप से ताल्लुक रखता है एस्प्रिन, तो इसके जो नॉर्मल फंक्शंस हमारी बॉडी के होते हैं उस पर भी ये असरअंदाज हो जाता है। किडनी के फंक्शन से खराब कर देता है, स्टमक के फंक्शन खराब कर देता है, हार्ट का फंक्शन खराब थोड़ा बहुत कर देता है। इसी तरह स्टमक में अल्सर लगाने का बायस बनता है, और ब्लड अगर ज्यादा डोज में ये लिया जाए तो ब्लड को इतना थिन कर देता है, फिर हमारे वॉमिटिंग में खून का आना, या नाक पे खून का आना, या यूरिन के अंदर खून का जाना, ये भी हो जाती है। और एक दूसरा मसला है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन एक प्रोसेस है लिवर के अंदर, जो एंजाइम्स है जो मेटाबॉलिज्म करते हैं, उसके लिए, उस एंजाइम्स के लिए ये एसिटाइलेटर काम करता है। कुछ दवाइयों का अपने साथ काम भी ज्यादा कर देता है, इसको कहते हैं एसिटाइलेशन। ठीक है, स्पेसिफिक सीरीन रिजिड वहां पे होती है, उसकी काम को, उसकी उसके साथ कंजुगेशन को ये प्रोमोट कर देता है। ठीक है, बाकी एसिड से इसलिए एस्प्रिन की दवाई मुख्तलिफ है। इस ग्रुप में जितनी भी दवाइयां हैं उसमें एस्प्रिन या डिस्प्रिन की दवाई सबसे मुख्तलिफ इसलिए है, तो ये इरिवर्सिबली इनएक्टिवेशन करती है, और दूसरा इसके इफेक्ट्स उनसे ज्यादा है। ये एज एंटीकागुलेंट, स्ट्रॉन्ग एंटीकागुलेंट काम करता है, एज अ स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है, एज अ स्ट्रॉन्ग पेन किलर काम करता है। ठीक है, तो कुछ इफेक्ट उससे ज्यादा इनके होते हैं। और एक कॉक्स वन और कॉक्स टू के पाथवे दोनों को जो है ये वो कर देता है। अच्छा जी, अब बच्चों में एस्प्रिन की थेरेपी, कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स, रेमाटोइड आर्थराइटिस की बीमारी होती है उसमें इसको दिया जाता है। लेकिन कोशिश किया जाना चाहिए कि एक तो बच्चों में, 15 साल से कम उम्र के बच्चों में इसको ना दें, इसकी अल्टरनेटिव कोई दवाई दे अगर बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी दवाई के तौर पर, स्ट्रॉन्ग पेन किलर के तौर पे ये काम करती है, तो जरूरत ज्यादा होती है, मजबूरी हो जाती है,
बच्चों में देने के लिए, तो फिर उसको एक कंट्रोल डोज में दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चों का, चूंकि उनके सिस्टम, उसके ऑर्गन भी कमजोर होते हैं, उसको कोई कोई लिवर डैमेज ना हो जाए इसी डायलेशन की वजह से और इसके इफेक्ट की वजह से, रीनल डैमेज ना हो जाए, उसके हार्ट में कोई इश्यू पैदा ना हो जाए, उसको बार बार स्टमक का अल्सर ना हो जाए, उसके लिए बड़ी डेंजर है, तो अव्वल तो देने नहीं चाहिए। इसकी कंसंट्रेशन लिवर के एंजाइम्स को बढ़ाती है, उसके बहुत ज्यादा हद तक तो जॉन्डिस का, या जो आप लोग पश्तो में जेडे कहते हैं, या हेपेटाइटिस एक्सट्रीम लेवल पे, उसके होने का बड़ा खतरा होता है। ठीक है। और एक और चीज भी ये कर सकती है बच्चों में, उसको रेस सिंड्रोम कहते हैं, रेस सिंड्रोम। अगर इस ये एस्प्रिन या डिस्प्रिन की थेरेपी बहुत ज्यादा अरसे के लिए बच्चों में की जाए और बार बार ये दवाई दी जाए, तो फिर रे सिंड्रोम हो जाता है। रे सिंड्रोम में लिवर भी डैमेज हो जाता है, और लिवर की डैमेज और जॉन्डिस की वजह से ब्रेन के अंदर भी डैमेज और इन्फेक्शन का खतरा होता है। ठीक है। और स्पेशली ब्रेन के अंदर वायरसेस के लिए फिर मौका मिल जाता है, तो जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, या इन्फ्लुएंजा के, या वेरोसिल जोस्टर के, इनके इन्फेक्शन के लगने का भी खतरा होता है। तो इसलिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों में स्प्रिन को नहीं यूज किया जाता। स्पेशली बच्चों में अगर कोई पेन की बीमारी हो, बुखार हो, आर्थराइटिस हो, तो इसमें पैरासीटामोल ड्रग ऑफ चॉइस है। पैरासीटामोल, या इसको पेनाडाल हम आमतौर पे कहते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, बच्चों में यही देना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो फिर हम ब्रुफिन या पोंस्टान की तरफ जाते हैं। ठीक है। और अगर ऐसा कोई बच्चा है जो बड़ा रेयरली ये केस आता है, लेकिन हो सकता है बच्चों में, अगर स्ट्रोक हो जाए किसी वजह से, वहां पे कोई इस्कीमिक डिजीज हो जाए ब्रेन के अंदर, या हार्ट के अंदर कोई इस्कीमिक डिजीज हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, हो सकते हैं बच्चों में भी, तो उनको फिर एस्प्रिन का तो जरूरत है। मैंने इसलिए कहा कि कुछ बीमारियों में बहुत ज्यादा जरूरत हुई, जैसे पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट या पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के पेशेंट के, हार्ट अटैक के बाद, तो उन बच्चों में फिर लो डोज में ये देने चाहिए, ताकि दोबारा इंफार्क्शन ना हो, दोबारा हार्ट अटैक ना हो, दोबारा स्ट्रोक ना हो। ठीक है। ये अगर आप लोग को जो पिक्चर नजर आ रही है यहाँ पे, ये अगर किसी को इसकी पॉइजनिंग हो जाए, ओवरडोज हो जाए, ओवरडोज, स्प्रिन बड़ी डोज में उसने खा लिया, या बार बार खा रहा था, उसको इसकी टॉक्सिसिटी हो गई, तो ये फिर उसका एक समअप इमेज है उसके सिम्टम्स का, कि रेस्टलेसनेस हो जाती है, बेचैनी दिमाग के अंदर, इरिटेबिलिटी और नर्वसनेस हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है, हिलुसिनेशंस हो जाते हैं। हिलुसिनेशन फॉल्स परसेप्शन को बोलते हैं। ठीक है। ऑडिटरी भी हो सकती है, विजुअल भी हो सकती है। इसके अलावा सीजर्स आ सकते हैं, वोमिटिंग विद ब्लड या विदाउट ब्लड हो सकता है, स्टमक के अंदर पेन, और यूरिनेशन के अंदर ब्लड का आना, ये सारी चीजें हो सकती है। ये सारा इंफ्लामेटरी इफेक्ट के अंदर। अब दूसरा इफेक्ट एनाल्जेसिक इफेक्ट था, तो एनाल्जेसिक इफेक्ट ऑफ एसिड इज थॉट टू बी रिलेटेड टू पेरिफेरल इनहिबिशन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडीन प्रोडक्शन, जो एक सेंट्रल प्रोडक्शन था मास्टर प्रोस्टाग्लैंडीन की, एक पेरिफेरल प्रोस्टाग्लैंडीन की प्रोडक्शन है। तो पेरिफेरल प्रोस्टाग्लैंडीन की इनहिबिशन से बॉडी एक्स और पेन खत्म हो जाता है, जबकि सेंट्रल प्रोस्टाग्लैंडीन और मास्टर प्रोस्टाग्लैंडीन की जो स्प्रिन के अंदर भी वो इफेक्ट आ रहा था, बाकी भी कर रहे थे, उसमें हेडेक खत्म हो जाता है। ठीक है। तो वो सेंट्रल इफेक्ट है। और जो पेरिफेरल इफेक्ट है, इससे बॉडी एक्स खत्म हो जाती है, बदन का दर्द वगैरह खत्म हो जाता है, और पेन की इनहिबिशन इससे हो जाती है। और ये सब कॉर्टिकल साइट है ब्रेन के अंदर, एक एरिया है, वहां से इनहिबिशन की स्टिमुलेशन होती है। तो जितने भी एसिड्स हैं उसमें ये इफेक्ट कंबाइनली आता है। पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन जो है, उसमें मीडिएशन को प्रिवेंट करना, खत्म करना, रोकना, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, ये सारे फैक्टर्स बाकी होते हैं, इसको रोक दिया जाता है तो पेन खत्म हो जाती है। तीसरा इफेक्ट एंटीपायरेटिक, बुखार को कम करने वाला इफेक्ट। तो बुखार को जो चीजें पैदा करती है उसमें एक प्रोस्टाग्लैंडीन है, इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 6 है, और इसके साथ कुछ और दो तीन चीजें भी हैं। तो ये चीजें बुखार को लाती हैं। और जो हमारा बुखार को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है ब्रेन के अंदर, थर्मोस्टेट जिसे कहते हैं, या जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, वहां से इस इफेक्ट को कंट्रोल किया जाता है, एंटीपायरेटिक इफेक्ट
और बुखार फिर खत्म हो जाता है। कैसे? इनहिबिशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडीन इंड्यूस्ड बाय द इंटरल्यूकिन इंटरल्यू 6 इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर जो इन्फ्लामेशन का सिग्नल गया था कि इन्फ्लामेशन हुई है, बुखार होना चाहिए, हाइपोथैलेमस ने बुखार को क्रिएट किया था थ्रू इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और प्रोस्टाग्लैंडीन के। फिर जब दवाई हम खाते हैं, पेनाडॉल खाते हैं या ब्रुफिन खाते हैं या एस्प्रिन खाते हैं, तो ये जाके हाइपोथैलेमस के अंदर इन प्रो इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स के सिग्नलिंग को ब्लॉक कर देते हैं और इससे एक थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम का रीसेटिंग इफेक्ट आ जाता है और कुछ जगह पे वेजोडाइलेशन भी हो जाती है, हीट लॉस हो जाता है और बुखार खत्म हो जाता है। ठीक है, ये एंटीपायरेटिक इफेक्ट। समझ आ गई यहाँ तक सबको? अच्छा, फिर एनसिड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिशन, ये तो ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ, फिर से सुन लें। एनसिड ब्लॉक प्रोस्टाग्लैंडिन जनरेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन जनरेशन इसलिए कि प्रोस्टाग्लैंडिन मास्टर भी है, पेरिफेरल भी है, इसके साथ प्रोस्टाक्साइक्लिन भी कुछ हद तक काम करता है, थ्रोम्बोक्सेन भी काम करता है। अच्छा, थ्रोम्बोक्सेन के मुतालिक मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। यह थ्रोम्बोक्सेन जो है ये भी इन्फ्लामेशन के अंदर बनने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसका ताल्लुक ब्लड थिनिंग या ब्लड कोगुलेशन के साथ है। ठीक है, ये एक पोटेंट वेजोकंस्ट्रक्टर है जो प्लेटिलेट एग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका एक्टिव फॉर्म है थ्रोम्बोक्सेन A2। ये एमसीक्यूज के लिए बड़ा जरूरी भी है आप लोगों के लिए। ठीक है, थ्रोम्बोक्सेन A2 इसका एक फॉर्म है जो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे के अंदर बनता है, और ये थ्रोम्बोक्सेन A2 ही एक पोटेंट वेजोकंस्ट्रक्टर है और प्लेटलेट एग्रीगेटर है। जब ये बन जाता है तो ये प्लेटलेट्स को सिग्नल भेजता है कि आप आ जाओ, यहाँ पे या इंजरी हुई है या ब्लीडिंग हो रही है, तो माइनर ब्लीडिंग हो रही है तो इसको रोकना है। तो इसलिए इसका काम जो है ये ब्लड थिनिंग को रोकना, ब्लड को कोगुलेट करने के लिए है। इसीलिए जब कोई बंदा बड़े लंबे अरसे तक एस्प्रिन डिस्प्रिन को लेता है या किसी डाइक्लोफिलिक सोडियम पोटेशियम की दवाई लेता है, तो उसको उसके प्लेटलेट्स के फैक्टर्स भी गिर जाते हैं, उसका प्लेटलेट काउंट गिर जाता है जिस तरह डेंगू में गिरता है। प्लेटलेट हमारे वो सेल्स है ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर, के जो ब्लड को बहने से रोकते हैं, ब्लड को कोगुलेट करते हैं जहां पे जरूरत होती है, ब्लड को क्लॉट करते हैं जहां पे जरूरत होती है। लेकिन हद से ज्यादा अगर ये काम करें तो फिर थ्रोम्बोसिस की बीमारी बन जाती है। इसकी नॉर्मल मिकदार 1,50,000 से लेके तकरीबन 4 लाख या 4,50,000 तक नॉर्मली, मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर 4 लाख या 4,50,000 से ज्यादा हो जाए तो फिर ये जगह जगह पे ब्लड को क्लॉट कर देता है, ये भी बहुत खतरनाक मसला है। और अगर ये 1,50,000 से गिर जाए तो ब्लीडिंग का खतरा होता है, जैसे डेंगू में ब्लीडिंग होती है या किसी और ब्लीडिंग डिसऑर्डर में ब्लीडिंग होती है। तो दोनों दरमियान में रखना चाहिए। तो यही इसका होम्योस्टेटिक रेंज है, यही इसका नॉर्मल काम है। तो इन्फ्लामेशन जब हो जाती है, ब्लीडिंग होती है, इंजरी हो जाती है, तो थ्रोम्बोक्सेन इन्फ्लामेशन के अंदर बन जाता है। ये प्लेटलेट्स को कहता है कि आ जाओ और यहाँ पे इसको रोकना है, तो ये इसके हुक्म पे आ जाते थे, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाती है। अगर ज्यादा ब्लीडिंग है तो फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, वो भी आ जाती है। और इस तरह इसका काम ये है थ्रोम्बोक्सेन का। प्रोस्टाग्लैंडिन का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बुखार के अंदर। प्रोस्टासाइक्लिन ज्यादातर एंटी इंफ्लामेटरी के तौर पे भी काम करते हैं और नॉर्मल फंक्शन के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये एरिकिडोनिक एसिड से ये एंजाइम्स बनते हैं साइक्लोऑक्सीजनेस के अंदर, और साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे के अंदर कॉक्स 1 और कॉक्स 2 के आइसोफॉर्म या ये दो पाथवे ज्यादा एक्टिव होते हैं। रिसेंटली कॉक्स 3 का पाथवे भी आइडेंटिफाइड हुआ है, लेकिन जिसके मुतालिक जो नॉलेज है वो कम है, अभी इस पे काम हो रहा है। और ये कंसिडर किया जाता है कि कॉक्स 3 ब्रेन के अंदर ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, अच्छा जी, कॉक्स का पाथवे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये इसके तीनों आइसोफॉर्म जो कंस्टिट्यूटिव कॉक्स 1 है, जो फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फंक्शन के लिए काम करते हैं। कॉक्स 2 इंड्यूसिबल है, पैदा होता है इन्फ्लामेशन के अंदर, और ये प्रो इन्फ्लामेटरी कहलाता है। ठीक है, अच्छा, प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स की जो दवाई थी जिसमें निमोसोलाइड आ रहा था, ये एक वीक इनहिबिटर है प्रोस्टाग्लैंडिन का, लेकिन स्ट्रॉक जो कॉक्स 1 का पाथवे है ना, उसके लिए ये वीक इनहिबिटर है। मतलब ये है कि कॉक्स 1 पाथवे को ये इतना ब्लॉक नहीं करता।
कॉक्स 2 को ज्यादा ब्लॉक करता है, तो इसलिए इसको प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर का नाम दिया गया है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसका इफेक्ट कॉक्स 2 की वजह से है, सिलेक्टिवली उसको ब्लॉक करता है, इसलिए इसको इसका यूज आजकल सबसे ज्यादा है, खासकर जो आर्थराइटिस के मरीज हैं उसको सेफली ये दिया जाता है, और इसके साइड इफेक्ट्स भी उससे फिर कम है जो नॉन सिलेक्टिव होता है। अब आ जाते हैं हम सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स की तरफ। सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स में सिलिकॉक्सिब की दवाई आती है, और ये बड़े जबरदस्त अच्छे पेन किलर्स हैं, सबसे सेफ है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही मसला है, वो मसला ये है कि ये चूंकि प्रोस्टाग्लैंडिन के कुछ रिसेप्टर्स ये हार्ट के वाल्व्स के अंदर या हार्ट के जो लेयर्स है उसके अंदर भी होते हैं, वहां पे भी ये अपना फंक्शन दिखाते हैं, और इसलिए हार्ट के फंक्शंस को खराब कर सकते हैं। इसलिए ऐसे आर्थराइटिस के मरीज, ऐसे पेन के मरीज जिसको हार्ट का कोई इशू हो, तो उसको हम ये सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स नहीं देते। बाकी जितने भी मरीज है, एक बच्चों में नहीं देते, ठीक है, उसको फिर हार्ट का इशू ये क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मरीज हैं जिनको पेन के लिए दवाई की जरूरत हो सकती है, उसको हम ये दे सकते हैं। दे काज लिटिल गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज, स्टमक का फंक्शन ये बहाल रखती है, स्टमक को पेप्टिक अल्सर का बायस इतना नहीं बनती तकरीबन। ट्रेडिशनल एसिड जो ब्लीडिंग करते हैं, जो पेप्टिक अल्सर लगाते हैं, उसकी तरह ये नहीं करती। इसी तरह ये जो थ्रोम्बोक्सेन A2 है उसकी प्रोडक्शन पे भी इतना खास असर नहीं करती, और उसके फंक्शन को बहाल रखती है। प्लेटलेट एग्रीगेशन को इतना इफेक्ट नहीं करती, और उसकी इनहिबिशन को भी इतना इफेक्ट नहीं करती, जितनी जरूरत होती है उसको उतना करने देती है। इसके अलावा ये कॉक्स 2 को फुली इनहिबिट कर देती है, और इसीलिए पेप्टिक अल्सर का चांस कम होता है, और ब्लीडिंग भी कम होती है, और इसका जो हाफ लाइफ है वो भी कम है। लेकिन जो इस्केमिक हार्ट डिजीज के मरीज है, हार्ट अटैक के मरीज है, हार्ट कार्डिक फेलियर के मरीज है, उनमें इसको प्रिकॉशंस के साथ देना चाहिए। इसमें सिलिकॉक्सिब की दवाई अवेलेबल है, निम्स 100 मिलीग्राम के टैबलेट्स इसमें मार्केट में आते हैं, ठीक है। इटोरिकॉक्सिब और पैराकॉक्सिब की दवाई ये भी FDA से अप्रूव है ऑलरेडी, ये भी अवेलेबल है। अच्छा जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर? किसी को कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।